Quick IS, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक IS में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी की जो सीरीज हमने शुरू किया है, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, सबकी आपको मिलती रहेगी। ये क्लास 8 ज्योग्राफी है, भूगोल की। इसमें संसाधन और विकास के बारे में बताया गया है। ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसके बाद मिलेगा। और आप सारे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे एनसीईआरटी के बाई लाइन में आप लोगों को पूरा पढ़ा दूंगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर हल हो जाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, सीधे एनसीईआरटी चैप्टर वाइज शुरू करते हैं क्लास। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का जो है ये विषय सूची दिया गया है। इसमें जो है क्लास 8 एनसीईआरटी में हमें भारत और विश्व के स्तर पे संसाधन के बारे में जानना है कि संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि एक संसाधन, उद्योग एक संसाधन के रूप में है, उसको देखना है हमें। और मानव स्वयं एक संसाधन है। ठीक है, आप अपने घर के संसाधन हैं, आप देश के संसाधन हैं, आप समाज के संसाधन हैं। तो मानव कैसे एक संसाधन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आजकल क्या है, मेंस में और पीटी में ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, और इसीलिए शिक्षा विभाग का नाम चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। अब जाकर के फिर से उसको संसाधन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, लेकिन उसे जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम दिया गया था। तो इसका मतलब ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक व्यक्ति भी देश के लिए संसाधन होता है। तो ये 6 चैप्टर हमें पढ़ना है क्लास 8 के एनसीईआरटी में। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर की ओर। देखो, हर एनसीईआरटी में यहाँ भारत का संविधान में उद्देशिका देता है। उद्देशिका भी आप लोग पढ़ा करो। देखो यहाँ कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं। आपसे कभी कभी ये क्रम भी पूछ देता है कि सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले संपूर्ण संप्रभु है, संपन्न, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 2 प्रकार की समानता की बात की गई थी। कितनी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इसलिए ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करना है। देखो आप यहाँ पे पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। आत्मार्पित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। तो एक ही दिन तीनों काम हुआ है, और अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्लास 8 एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है संसाधन। रिसोर्स क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। आपके घर में जो सामान है, चाहे वो बर्तन हो, अनाज हो, एक कंघा क्यों ना हो, कंघी क्यों ना हो, शहद की बोतल क्यों ना हो, किताबें क्यों ना हो, कपड़ा क्यों ना हो, मेज क्यों ना हो, चारपाई क्यों ना हो, वो सब जो है आपके घर का संसाधन है। तो ऐसे ही देश का भी संसाधन होगा, उसी के बारे में इस चैप्टर में चीज़ों को बताया गया है। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ये शुरू में एक कहानी दी गई है, 2 जो है बच्चों की कहानी है, उनकी माता से जोड़ करके। तो एक तरह से ये भूमिका बनाई गई है कि संसाधन होते क्या हैं और बच्चों को संसाधन कैसे बताए जाएं। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भूमिका आपको पता चल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन कहते किसके हैं और संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो संसाधन के प्रकार की अगर हम बात करें तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, किसी भी देश के लिए, किसी समाज के लिए, किसी घर के लिए भी। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन। इन 2 वर्गों में संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकते हैं, तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, वायु क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ ज़्यादा है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने की भी ज़रूरत है। तो चाहे वायु हो, चाहे नदियों का, झीलों का जल हो, मृदा हो, खनिज हो, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। तो आप इनको अच्छे से आपको याद करना होगा, जानना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर लिखा है आगे जो है, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। जो संसाधन है ना, ये प्रकृति ने हमें निःशुल्क में उपहार में दिया है, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि इस निःशुल्क उपहार में जो संसाधन बहुमूल्य मिला है, इसका हम इतना उपयोग करें कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी की भी ज़रूरत पूरी होती रहे। ठीक है, आगे लिखा है कि और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए औजारों और तकनीक की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होता है जिसका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है। अनवीकरणीय का मतलब हो गया, अगर हम एक बार उपयोग कर देंगे तो दोबारा ये हमें नहीं मिलेगा, ये एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसे क्षय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे नवीकरणीय का साथ साथ अक्षय संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार मैंने बताया आपको। प्राकृतिक संसाधन एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो सकते हैं, अर्थात पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा पर मानव की का कोई क्रियाकलाप काम नहीं करता है। सूर्य हमेशा निकलेगा तो उससे सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में, पीटी में आते हैं, तो जब हमारा बेसिक नहीं मजबूत होता है तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पवन ऊर्जा, पवन तो हमेशा चलती रहेगी, तो उससे चक्कियाँ चलती हैं और पवन ऊर्जा भी प्राप्त होती रहेगी। तो सौर और पवन ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है और जिसमें मानव का क्रियाकलाप का काम नहीं करता, लेकिन मानव अपनी तकनीक, बुद्धि का उपयोग करके इनको ऊर्जा के रूप में बदल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, अगर जल का हम सही तरीके से उपयोग न करें, मृदा को प्रदूषित कर दें, वन को काट दें अपनी लापरवाही से, तो यह इस भंडार को प्रभावित किया जा सकता है। मानव इसको प्रभावित करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, अगर हम जो है इसको ध्यान नहीं देंगे तब। आगे लिखा है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जल पर्याप्त है, बहुत सारा जल है, लेकिन मानव जनसंख्या अधिक होने के कारण वो जल या तो सूख जा रहे हैं, उपयोग अधिक हो रहे हैं, या फिर जो है प्रदूषित हो जा रहे हैं। तो भौम जल में कमी हो रही है बहुत तेजी से और जल प्रदूषित हो रहा है जनसंख्या अधिक होने से। इसीलिए जल एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है संसाधन के रूप में हमसे दूर होता चला जा रहा है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। जैसे कोयले का भंडार क्या है? सीमित है। तो भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। एक कोयला उत्पादन में हजारों वर्ष लग सकता है। ठीक है, यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो एक संसाधन को बनने में काफी समय लगता है, लेकिन उसका हम नष्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। यहाँ लिखा है कि इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया है, आप इनको अच्छे समझ गए होंगे, हमें आशा है पूरी। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। हमारे यहाँ क्या है, भूभाग में, जलवायु में, ऊंचाई में, पर्वत पठार में अंतर है। इसीलिए
प्राकृतिक संसाधनों में भी अंतर है, और जब प्राकृतिक संसाधन में अंतर पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वितरण में भी असमानता देखने को मिलेगी। भारत में जैसे अगर हम आपको समझाएं तो भारत में छोटानागपुर के पठार में ही कोयला ज़्यादा क्यों पाया जाता है, ये कोयला पंजाब हरियाणा में ज़्यादा क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसका मतलब है कि सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबका अपना भौगोलिक विशेषता है। अगर लोहा कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है, वही लोहा गुजरात में क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसका मतलब है कि सब संसाधन प्राप्त करने का अपना अपना एक जलवायु, भूभाग और अपना एक अलग विशेषता है, जो जहाँ पाया जाएगा वहाँ उसको जो है संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन क्या होता है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, जिसे मानव ने बनाया है, लेकिन मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही बनाया है। अगर मान लो एक भवन है तो भवन में सीमेंट, बालू, मोरंग जो भी लग रहा है उसमें सब कहाँ से आ रहा है? तो प्रकृति का देन है। मानव उसका उपयोग करके अपने हिसाब से सड़कें या जो चीज़ें बना लेता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। जिस दिन हमने लोहा बनाना सीख लिया उस दिन लौह अयस्क हमारा संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तकनीक, प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीक होता है। तकनीक या प्रौद्योगिकी भी एक मानव संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मैंने आपसे वही बताया, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही हम मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, चाहे वो आपका वाहन हो, मशीन हो, सड़क हो, पुल हो। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे एक परिभाषा के रूप में दी गई है। इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत आराम से और पेशेंस के साथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बाद में वही उनका बेसिक कमज़ोर रहता है। शब्दावली क्या है? संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। ठीक है, आईएएस की तैयारी करने से पहले, सिविल सर्विस तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ठीक है, तभी क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो समझ में अच्छे से आता है। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन जैसे एक डॉक्टर, एक वकील, एक आईएएस अधिकारी, ये सब देश के लिए संसाधन होते हैं। ठीक है, लिखा है कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, ठीक है, ज्ञान, कौशल और जो है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। कहने का मतलब यह है कि जब तक मानव अपने ज्ञान का, कौशल का और तकनीक का उपयोग नहीं करेगा तब तक प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जो एक कोयले को जलाने की व्यवस्था बना दिया है। तो कहने का मतलब है अगर मानव ही नहीं रहेगा तो प्राकृतिक संसाधन का क्या उपयोग रह जाएगा? उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। इसलिए मानव बहुत जरूरी है, और मानव को संसाधन में तब्दील करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, कौशल बहुत जरूरी है। तभी मानव हमारा संसाधन बन सकता है, तभी हम देश के उत्पादन में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। ठीक है, तो लोग क्या है? मानव संसाधन है। और मानव संसाधन कब बनेगा? कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। ये क्वेश्चन कई बार आईएएस में, मेंस में लिखने को आया है कि मानव संसाधन कब बन सकता है? जब शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में कही गई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ही मानव को संसाधन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है किसी भी मानव के लिए। ठीक है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो मानव संसाधन, याद रखिएगा, मानव संसाधन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति मानव संसाधन तब कहलाएगा जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और उसे कौशल का ज्ञान हो, कोई किसी चीज़ में वो सीखने में निपुण हो, चाहे वो मोबाइल बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, चाहे वो आपका जो है एक कुल्हड़ बनाने में भी अगर वो निपुण है तो वो संसाधन है किसका? मानव संसाधन है, देश के विकास में, समाज के विकास में योगदान दे रहा है। इसीलिए
कौशल विकास बहुत जरूरी है। एक पंचर बनाने वाला लड़का भी, मानव भी संसाधन हो सकता है। अगर उसका स्वास्थ्य सही है और शिक्षा नहीं भी प्राप्त करता है, तब भी वो अपने कौशल हुनर के बल पर पे रोजगार प्राप्त कर सकता है और देश का संसाधन बन सकता है। इसीलिए मानव संसाधन बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों बहुत जरूरी है। बिना इसके मानव संसाधन का निर्माण नहीं हो सकता है। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात इसी जो है 6 लाइन के पैराग्राफ पे दिया गया है। अब इस चीज को हमें कहाँ मिलेगा? जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई बताने वाला हो या हमें इसको समझा दे, तब हम जा इसको समझ पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको चीज़ों को बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए, आपकी जो है बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी यह तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इस एनसीईआरटी में दिया गया है। इसलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से टाइम दे करके पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कि एक शब्दावली आपको पहले समझा देता हूँ। समपोषणीय, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास को टिकाऊ विकास, इसी को सतत विकास कहते हैं। इसी को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। आज संसाधन संरक्षण करने के लिए इसी की आवश्यकता है। और यह होता क्या है, पहले समझ लीजिएगा। होता यह है, सतत विकास क्या कहते हैं, पहले हम परिभाषा को पढ़ देते फिर इसका मतलब समझाते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। मान लो ये पानी की बोतल आपको देखो ये पानी की बोतल, आप भरी हुई पानी की बोतल आप देख रहे हैं। इस पानी का उपयोग आपके पूर्वजों ने किया और आपको उपहार में ये दिया, तभी आप इसका यूज कर पाए। तो आपका कर्तव्य है कि इस पानी का इतना तरीके से ऐसा उपयोग किया जाए कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और हमारे जो भविष्य में आने वाले लोग हैं उनको इसे हम उपहार में दे सकें। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। तो ये अंतर पीढ़ी कॉन्सेप्ट है सतत विकास। सतत विकास का मतलब यह है कि पानी का उपयोग, हमें एक पानी का उदाहरण मैंने दिया है। कोई भी संसाधन हो, हम उसका उपयोग ऐसे सावधानी पूर्वक करें कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी को हम उसको उपहार में दे सके। क्यों? क्योंकि हमें भी उपहार में हमारे पूर्वजों ने हमें ये संसाधन दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसको दें। इसी को कहते हैं सतत विकास कहते हैं। ठीक है, लिखा है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये संसाधन खत्म हो जाएंगे और हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये एक कहानी है मोना की, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि संसाधन के बारे में वो क्या सोचती है। आगे लिखा है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, जिसे हम सतत विकास कहते हैं। इसी का मतलब मैंने आपको समझाया है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। तो संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके क्या हैं? प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें घर में होती हैं, देखा होगा कि हम लोग उस चीज का कई बार उपयोग करते हैं। एक कपड़ा का एग्जाम्पल देता हूं, तो सबसे पहले हम कपड़ा पहनते हैं, खराब हो जाता है, उसको पोछा के लिए काम करते हैं, पोछा लगाते हैं, घर में साफ सफाई के लिए रखते हैं और फिर वो कपड़ा अंत में जो है गाड़ी को साफ करने के लिए रख देते हैं। तो एक ही कपड़े को हम कई बार उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के रूप में। तो संसाधन का उपभोग सीमित तरीके से करना चाहिए और उसका बार बार उपयोग करना चाहिए। यही बात संसाधन संरक्षण के लिए जरूरी है। अतः यह एक विभिन्नता बताता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद जो है ये कहानी फिर बताई गई है बच्चों के बारे में, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हमारी पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य जो है पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक जो है पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये मानव का कर्तव्य है और मानव को ये करना पड़ेगा और मानव कर भी रहा है। ठीक है। यहाँ लिखा है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या होते हैं, और आपको पता होगा कि सतत विकास लक्ष्य भी रखा गया है 2030 तक प्राप्त करना है उसे, और सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं। तो उसी को सतत विकास लक्ष्य को ही सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इसके सिद्धांत क्या है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सिद्धांत है किसका? तो ये सिद्धांत है सतत विकास का। तो आपको यही चीज एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? क्योंकि भौगोलिक विविधताएं अलग अलग हैं, मैदान पठार पर्वत सब अलग अलग हैं, इसलिए संसाधन भी असमान हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, सीमित तरीके से उपयोग करना, पुनर्चक्रण तरीके से उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सभी संसाधनों को संसाधन योग्य बनाता है। संपोषणीय विकास क्या है? मैंने बता ही दिया, आपको याद रखना है। अंतरपीढ़ी संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो संसाधन को कौन निर्धारित नहीं करता है? पहला उपयोगिता, दूसरा मूल्य है, तीसरा मात्रा है। तो याद रखना है इसमें कौन निर्धारित नहीं करता है? तो उपयोगिता निर्धारित नहीं करता है, मूल्य और मात्रा निर्धारित करता है, लेकिन उपयोगिता निर्धारित नहीं करता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन है? इनमें कौन सा मानव संसाधन है? तो कैंसर उपचार की जो दवाइयां हैं ये मानव संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो ये जो है सीमित भंडार वाले होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। क्लास 8 एनसीईआरटी का ये दूसरा चैप्टर है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जो है वन्य जीवन संसाधन। इतने टॉपिक को हमें एक ही में पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये कहानी यहाँ पे दी गई है। इस कहानी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें तंजानिया में रहने वाले एक गांव की कहानी है, न्यूजीलैंड में रहने वाले एक गांव की कहानी है, तो उसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये भूमिका के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर एक लिखा है कि क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर निर्जन जनसंख्या है। मतलब कि 90% जनसंख्या केवल 30% भाग पर ही रहती है, बाकी हर जगह पे बहुत कम जनसंख्या रहती है। तो जनसंख्या अगर कहीं पर सबसे अधिक है तो वो मैदान का क्षेत्र होता है। तो मैदानों में जनसंख्या को रहने के लिए सबसे अच्छा संसाधन के रूप में जाना जाता है। पहले हम लोग बात करेंगे भूमि की। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? आप लोगों के पास भी भूमि होगी, तो भूमि का उपयोग हम खेती करने के लिए कर सकते हैं, घर बनाने के लिए कर सकते हैं, फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं उस पर। मतलब हम कई तरह के से उपयोग कर सकते हैं। किसका? तो भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें मिला हुआ है। ठीक है। लिखा है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। तो 30% भाग भूमि है, बाकी महासागर है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं होते हैं। जैसे मरुस्थल, वो आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण
असमान पाया जाता है। हमारे यहाँ जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है? गंगा के मैदान में जनसंख्या क्यों ज़्यादा पाई जाती है? क्योंकि यहाँ भूमि मैदानी है और जलवायु अच्छी है, तो इसीलिए जनसंख्या गंगा के मैदान में ज़्यादा है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति मतलब ऊंच नीच स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, ठीक है, सघन वन क्षेत्र, विरल अथवा निर्जन क्षेत्र, उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसीलिए ये स्थान विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मैदानों में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ऊबड़ खाबड़, तीव्र ढाल, जलाकांत मतलब जहाँ जल का क्षेत्र होता है, मरुस्थल, यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। भूमि उपयोग क्या है? भूमि का उपयोग कैसे किया गया है हमारे जीवन में, हमें को इसी को पढ़ना है, क्योंकि भूमि भी हमारा एक संसाधन है। और शायद आज विश्व में सबसे अधिक लड़ाइयाँ हमारे देश में, सबसे अधिक भाई भाई में लड़ाई के पीछे, मुकदमाबाजी के पीछे सबसे बड़ा कारण भूमि ही है। ठीक है, तो एक कहावत है कि व्यक्ति जो है अपने पिता को भूल सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति को नहीं भूल सकता है। ठीक है, तो वो जी भूमि ऐसी चीज है जिसको लेकर के आज पूरे दुनिया में, पूरे भारत में घर घर में लड़ाई चल रही है। तो भूमि का उपयोग क्या है, इसको हमें समझना है। ठीक है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए। तो भूमि का उपयोग हम इन चीज़ों में करते हैं। साधारणतया इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप जो है माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं, जो ऊपर उन्होंने कहानी बताया है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारण जैसे जनसंख्या और तकनीक भी, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। तो भूमि का उपयोग कैसे करना है, तो प्रकृति भी डिसाइड करती है और मानव भी डिसाइड करता है। आगे लिखा है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो कुछ भूमि निजी होती है जो आप लोगों के पास है, कुछ सामुदायिक होती है जो सरकार के पास है। ठीक है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, जैसे एक पार्क। तो पार्क क्या है? एक सामुदायिक भूमि है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आगे है जनसंख्या। ठीक है, आगे है कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भूमि तो सीमित है, भूमि तो नहीं बढ़ सकती है। बढ़ क्या सकती है? तो जनसंख्या और उसकी डिमांड बढ़ती है। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। ठीक है, जैसे शहरों में भूमि क्यों महंगी बिकती है? क्योंकि वहाँ पे उपयोगिता है। गांव में महंगी भूमि नहीं मिलती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र जो है बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग जो है प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के ये प्रमुख खतरा उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो आज मानव लालच के चक्कर में, लालच इतना मानव कर रहा है कि भूमि का जो है बहुत गलत तरीके से उपयोग कर रहा है मानव। ठीक है, अब यह 4 एक्टिविटी देख सकते हैं कि भूमि का उपयोग समय के साथ कैसे परिवर्तन हुआ है। पहले इसी भूमि पर कृषि होती थी और गांव, छोटे छोटे गांव थे। कुछ समय बीता, खेती का क्षेत्र कम हो गया, जंगल थे, जंगल सीमित हो गए और यहाँ पर जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पर पक्के मकान बन गए। फिर समय के साथ आगे बढ़ा समाज, फिर खेती का क्षेत्र जो है पार्क में बदल गया। जहाँ सड़कें कच्ची थी वहाँ पक्की सड़कें हो गईं, बड़े बड़े मोटर वाहन सब चलने लगे और समय के साथ और बदल गया। अब यहाँ पर लाइट लग गई और यहाँ पर सड़क का विस्तार और बड़ा हो गया।
खेत खत्म हो गया और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। तो एक ही रूप आप देख सकते हैं समय के साथ भूमि का उपयोग कैसे बदला है। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आज जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहर हैं, पहले वो भी खेत रहे होंगे, वो भी कृषि का क्षेत्र रहा होगा। क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली का ऐसा विकास हुआ था? नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि मानव अपने उपयोग से भूमि में परिवर्तन करता चला गया है। आज जहाँ गांव है, शहर मतलब कि यहाँ गांव है, भविष्य में वहाँ शहर हो जाएगा, और जहाँ आज शहर है वो और आगे विकास करेंगे। ठीक है, और जहाँ आज शहर है पहले वो गांव रहे होंगे, तभी आज वो शहर बने हुए हैं। यहाँ लिखा है कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए। तो बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। जाहिर सी बात है, कृषि योग्य भूमि पर अब बड़े बड़े घर बन रहे हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे भोपाल, चाहे दिल्ली, चाहे इंदौर। आज जो है बड़े बड़े जो मकान, फ्लैट बन रहे हैं, वो सब कहाँ बन रहे हैं? खेतों में बन रहे हैं। तो कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनोरोपण, भूमि उद्धारण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं जिससे हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। इसी चीज को हम मेंस में भी अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भूमि के बाद मृदा। मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और मृदा अगर ना हो तो कृषि नहीं हो सकता है, और बहुत सी जो है गतिविधियां रोक लग सकती हैं। मृदा का निर्माण कैसे हुआ है ये हमें पढ़ना है। मृदा नष्ट कैसे होती है ये हमें जानना है। और लिखा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा बहुत पतली परत है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से जो है ये हुआ है। ठीक है, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है। यह अपक्षय की क्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय मतलब होता है चट्टानों का टूटना, और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, देखो डायग्राम बनाया गया है कि मृदा निर्माण होता कैसे है। इसको बहुत अच्छे समझना। इसी चीज को मेंस में अगर लिख देंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, और ये चीज़ें जल्दी आपको कहीं मिलती भी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर कि मृदा निर्माण होता कैसे। तो मृदा निर्माण के एक नहीं 5 कारण हैं, और 5 कारणों के कारण ही मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, पहला है जनन शैल, चट्टान, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता के निर्धारित करती है। मतलब पहला है चट्टान, दूसरा है ढाल, मृदा के संचय के लिए ढाल जरूरी है। तीसरा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस के रूप में मृदा में मिलते हैं। चौथा है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस, ये मिट्टी के निर्माण में योगदान देते हैं। और पांचवा है समय। समय के साथ ही मिट्टी बनती है। ऐसा नहीं होगा कि ये सब मटेरियल को मिला करके मिट्टी बना देंगे, मशीन नहीं है। मिट्टी बनने में कई चीजें योगदान है। जैसे पहला है चट्टान, दूसरा है ऊंच नीच चीजें मतलब कि धरातल का क्षेत्र, तीसरा वनस्पतियां, चौथा है जलवायु, और पांचवा है समय। ये सब मिल करके ही मिट्टी का निर्माण करते हैं। अब जो बात यहाँ लिखी गई है, इसी बात को बड़े बड़े राइटर चोरी करके लिख करके कहते हैं कि हमारा ये सोच है। ठीक है, जो बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, और इसको समाप्त करने में 5 सेकंड लगते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैसेज दिया गया है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ एक चीज़ और समझना है कि ये क्या है। तो ये मिट्टी का, आप कभी गड्ढा की खुदाई किए होंगे, तो गड्ढा खुदाई करते करते जब नीचे जाते हैं, देखा होगा नीचे जो है मिट्टी का रंग बदल जाता है और वहाँ कंकड़ पत्थर मिलने लगते हैं। तो ये मिट्टी का ये एक जो है बनाया गया है। तो मिट्टी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। पेड़ पौधे यहीं पर उगते हैं। दूसरा है बालू घास से जुड़े हुए मिट्टी का क्षेत्र, दूसरा लेयर होता है, इसमें जड़ें होती हैं पौधों की। इसके नीचे चट्टान होती है, छोटी चट्टान, और इसके नीचे बड़ी चट्टान होती है। ये सब मृदा
परछेदिका कहलाते हैं। इसे जो है सॉयल जो है लेवल कहते हैं, सॉयल का जो है स्तर कहते हैं इसको, ठीक है। तो मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग कौन है? ये बहुत पतली परत है। देखो यहाँ पर जहाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं उसके नीचे जो है बालू होती है, फिर छोटी चट्टान और बड़ी चट्टान होती है। यही मृदा की बनावट होती है धरातल पर ऊपर से नीचे की ओर। यही चीज को यहाँ समझाया गया है। यहाँ पर एक भूस्खलन के बारे में बताया गया है कि भूस्खलन होता क्या है। तो भूस्खलन कटाव होता है मिट्टी का, भूकंप, बाढ़ और जो है किसके कारण होता है? तो ये बाढ़ के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूस्खलन होता है। मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ से मिट्टी कट जाती है और मिट्टी कट करके ये आकर के नीचे की ओर बह जाती है और यहाँ जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाता है। और भूस्खलन आता कहाँ है? पर्वतों पर, पठारों पे आता है। और एक जो है एक तरह से सैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है और ये जो है बहुत नुकसान करता है। इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसको चीज को समझना है कि भूस्खलन होता क्या, इसी को बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे भूस्खलन हो जाएगा तो सड़क बर्बाद हो जाती है, ये सब कारण होता है। तो भूस्खलन को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहला लिखा है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र कर बना करके इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए इन्हें छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकाने से बचाने के लिए प्रभावित दीवार का निर्माण कर सकते हैं हम। भूस्खलन को रोकने का प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण। अगर मान लो पेड़ है, ये पर्वत है, तो यहाँ अगर पेड़ लगा देंगे हम तो ये मिट्टी कटाव को क्या करेंगे? रोक लेंगे। जो है सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय आवरण अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मतलब यह है कि जहाँ पर नदियाँ बहती हैं तो नदियों के मार्ग को निर्धारित कर दिया जाए या झरनों को निर्धारित किया जाए, तो उससे जो है मृदा कटाव रुक जाता है। उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते तो मृदा के निर्माण के 5 कारक हैं। इन 5 कारक को आपको याद रखना है। फिर से बता देता हूँ, चट्टान जो है ऊंच नीच मतलब ऊंचाई नीचाई, वनस्पतियां, जलवायु और समय, यही मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। मृदा निर्माण के कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो मृदा निर्माण के क्या कारक होते हैं इसको देख लेते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनन शैल का स्वरूप और जलवायु कारक होते हैं। चट्टान और जलवायु। मृदा निर्माण के अन्य कारक में स्थलाकृतियां, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अभी जो ऊपर मैंने बात की उसी को यहाँ बताया गया है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं और यही सब मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। यहाँ लिखा है कि भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वह एक दूसरे से भिन्न क्यों है। ये सारी मिट्टी भिन्न क्यों है? इसका मतलब कि हर जगह चट्टान अलग अलग है। तो जब चट्टान अलग अलग होगी तो मिट्टी का रंग रूप भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जहां जहां ये मिट्टी पाई जाती है वहां की जलवायु अलग है, तो इसका मतलब मिट्टी का रंग भी बदल जाएगा, ठीक है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा का नष्ट होना और संरक्षण का मतलब होता है उसको संरक्षण करना। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है तो मिट्टी अगर एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान जाने लगती है तो इसी को अपरदन कहते हैं, ठीक है। इरोजन कहते हैं इंग्लिश में। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संरक्षण के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है, मृदा नष्ट हो सकती है। मानवीय कारणों से भी मृदा नष्ट होती है और प्राकृतिक कारणों से भी नष्ट होती है। कैसे? तो भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, ये सब कारणों से मृदा नष्ट होती है। और मानवीय कारण में बहुत सारे कारण हैं, सड़क बनाना, ये सब काम करना जो है, सुरंग बनाना, इससे भी हम मृदा को नष्ट करते हैं। लिखा है कि जो है मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन। हम वनों को जो काटते हैं, अतिचारण, पशुओं को जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि चारा के लिए चराते हैं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ जो है विधियाँ कौन कौन सी हैं ये बताना है। लेकिन पहले यहाँ समझ लेना
कि प्राकृतिक कारण में अधिक वर्षा होना, भूस्खलन होना और बाढ़ ये मृदा को प्रभावित करता है, और वनोन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों मानवीय गतिविधियों के कारण मृदा नष्ट होती है। अब इसी पैराग्राफ में जो बातें बताई गई हैं ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। यही हमारा बेसिक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मृदा का निम्नीकरण या मृदा के लिए क्या खतरे हैं, और अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पढ़ाई में बहुत दयनीय स्थिति है। इसलिए हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि मृदा संरक्षण की कुछ विधियां होती हैं। कौन सी? पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे कोई एक खेत है, कोई फसल लगाई जाती है, तो दो फसलों के बीच लाइन में कुछ मिट्टी ये जगह छूट जाती है। तो कहा जा रहा है जो जगह छूट जाती है वहाँ पर अगर हम कुछ खरपतवार या कुछ ऐसा चीज़ से इसको ढक दें, तो इससे क्या होगा, मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, तो मृदा को संरक्षण होता है, मतलब नमी रुक जाती है। इसी को मल्च बनाना कहते हैं, ये याद रखना। एक होता है वेदिका खेती, जो सीढ़ी नुमा खेती होती है, ये पहाड़ों पर होती है। एक होता है समुच्च रेखीय जुताई होती है, ये भी जो है मृदा संरक्षण के लिए जरूरी है। जैसे अगर मृदा पे ढाल ये हैं, तो मृदा पे खेत की जुताई ऐसे नहीं की जाती है, ऐसे ऐसे की जाती है कि जिससे ऊंच नीच रहेगा तो मिट्टी में कटाव नहीं होगा। वेदिका फार्म क्या होते हैं, तो चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, जिससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सके। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वेदिका फार्म का उपयोग भी किया जा सकता है। समुच्च रेखीय जुताई क्या होती है? एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। वही मैंने आपसे बताया, ये ढाल है, तो ढाल पर जुताई ऐसे नहीं की जाती है, ऐसे की जाती है, जिससे ऊंच नीच रहेगा तो मिट्टी कटाव नहीं होगा। इसी को समुच्च रेखीय जुताई कहते हैं। एक होता है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाई जाती है, जिससे मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये क्या होता है, ध्यान देना। मान लीजिए कि ये मरुस्थल है, ये भारत है, ये भारत का थार मरुस्थल है। जब थार मरुस्थल लू चलती है तो थार मरुस्थल का विस्तार हो सकता है। तो इसका कहना यह है कि मृदा मरुस्थल को रोकने के लिए अगर यहाँ पेड़ों की ऐसे जो है एक वो लगा दिया जाए, रक्षक के रूप में पेड़ पौधों को लगा दिया जाए, तो ये क्या करेंगे, ये मिट्टी को रोक लेंगे। तो इसी को बात कर रहा है, इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इससे भी मृदा को हम रोक सकते हैं। देखिए आप ये मैप पे देख सकते हैं, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये पेड़ के लगा दिए गए हैं, तो जब हवा चलेगी तो केवल हवा पास होगी, मिट्टी इसी पौधे में रुक करके, पेड़ों में रुक करके झाड़ी में नीचे गिर जाएगी। इससे भी मिट्टी मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। इसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। इसके बाद समुच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं? तो समुच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए जो है पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। मतलब यह हुआ जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ पर जो जुताई करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जुताई के साथ साथ बीच में जो है घास या जो है कुछ पत्थर रोक ऐसे लगा देते हैं, जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बांध के रखते हैं। उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्रिया विधि दी गई है, इसको आप लोग देख लेना। चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या होता है? मिट्टी को रोकने के लिए या जल के प्रवाह को कम करने के लिए किया जाता है। यह नालिकाओं की रक्षा करते हैं और मृदा जो क्षति होती है उसको रोकते हैं। जैसे मान लीजिए नदी बह रही है या कोई पहाड़ों पर, तो मान लो मिट्टी कटाव ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या करते हैं, चट्टान बांध बना देते हैं। तो केवल मिट्टी, पानी बहेगा और मिट्टी यहाँ रुक जाएगी, उस मिट्टी को हटाते रहते हैं। तो इससे भी हम मिट्टी को रोक सकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल जो है वो उगाना भी, ये भी एक बहुत बड़ा मृदा संरक्षण के लिए उपयोग करता है। दूसरा संसाधन है जल। जल का उपयोग हम लोग कई तरीके से करते हैं, और हमारा ही एक पृथ्वी है, ग्रह है पूरे सौरमंडल में जिस पे जल है, इसलिए इसको जल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी? तो 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो 6000 पहुंच गई है 2000 में। आज ये पहुंच गई होगी कम से कम 8000। तो कहने का मतलब ये है कि जल का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है,
बहुत तेजी से, लेकिन जल तो अपने सीमित मात्रा में है। दूसरा, जल है भी वो प्रदूषित हो चुका है। इसका मतलब जनसंख्या का अधिक होना कई संसाधनों के लिए खतरा उत्पन्न है और भविष्य में होता जाएगा। इसीलिए संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए इस एनसीईआरटी में बच्चों को बताया गया है कि संसाधन बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे ही जो है भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए वो जल संरक्षण के बारे में जानें। ठीक है, हम लोग अपने सुबह जब उठते हैं तो सुबह से लेकर रात में सोते समय तक हम कम से कम कुछ नहीं तो 50 बार जल का उपयोग करते हैं, जल के संपर्क में आते हैं। खाना बनाना, नहाना, कपड़ा साफ करना, हाथ धोना, कई चीज़ों में पानी का उपयोग करना, पौधों के को सिंचाई में करना, खेती में उपयोग करना, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए एक प्राकृतिक संसाधन है जल, इसलिए उसका दोहन सीमित मात्रा में करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ लिखा है, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। अब आप समझो कि 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको जलग्रह कहते हैं। फिर भी पानी की समस्या हमारे देश में, पूरी दुनिया में बनी हुई है, तो हमें सोचना पड़ेगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो है आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, मतलब खारापन है, और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, मतलब स्वच्छ जल। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो सबसे अधिक बर्फ पाई जाती है। फिर लिखा हुआ है, अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य ही पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यही 1% जल का उपयोग हम करते हैं। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय भाग के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। तो याद रखना, 100% जनसंख्या केवल 1% पानी उपयोग करती है, 99% पानी हमारे पहुंच से बाहर है। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और इसको हम कभी भी कंसीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमें जल के उपयोग से बचाना है। यहाँ आप एक दैनिक उपयोग दिया गया है कि एक मानव दैनिक उपयोग में कितना पानी प्रतिदिन बर्बाद करता है या उपयोग करता है। तो लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है, यह औसत निकाला गया है। पीने में, खाना बनाना, नहाना, इसके बाद में बाथरूम में, वस्त्र धोना, बर्तन धोना, बागवानी में। तो ये आप देख सकते हैं, प्रतिदिन मानव जो है बिना पानी के नहीं रह सकता है। तो पानी का संरक्षण क्यों नहीं करता है मानव, ये हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कई लोग हैं बाथरूम में घुस जाते हैं, तो जब तक जो है सोचते हैं जब तक हम गोरा होकर नहीं निकलेंगे तब तक हम नहाते रहेंगे। 10-20 बाल्टी पानी नहा लेते हैं, कभी नहीं सोचते हैं कि कल पता नहीं ये रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा ही। लिखा है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। जल जब पृथ्वी बना था तब भी 100% पानी था और आज भी उतना ही पानी है, ये भी याद रखना। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की जो है प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं, इसका एक वीडियो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। 3 मिनट का वीडियो है। जल चक्र के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्यूकाईएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब ने बचपन से ही बारिश के दिनों में वर्षा का आनंद लिया है। बारिश की बूंदों में भीगना तो और भी अच्छा लगता है।
हजारों करोड़ों वर्षों से वर्षा हो रही है, तो इतने बड़े जल राशि को पृथ्वी अपने पास कैसे रख पाती है? अब तक तो पृथ्वी को डूब जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? चलिए जानते हैं। जलचक्र क्या है? वास्तव में नदी, झील, झरना तथा समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जल वाष्पीकृत होने लगती है। हवाओं के साथ जलवाष्प ऊपर की ओर जाने लगती है। वायुमंडल में जो जल के कण उपस्थित होते हैं वह भी वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाने लगती है। पर्वतों के बर्फीली चोटियों पर शुष्क तथा कम आर्द्रता वाली वायु चलती है, इसलिए यहां कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे बर्फ बिना पानी बने जलवाष्प में परिणत हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भाग से जब जलवाष्प ऊंचाई पर पहुंचती है तब कम तापमान के कारण वायुमंडल में जमा हुआ जलवाष्प अंततः ठंडा हो जाता है। ये वाष्प पानी और बर्फ की छोटी बूंदें बन जाते हैं जो अंततः एक साथ आकर बादल बनाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हालांकि यह धूल या अन्य अशुद्धियों के बिना संघनित नहीं हो सकता, इसलिए जलवाष्प कण की सतह पर चिपक जाती है। जब पर्याप्त बूंदें विलीन हो जाती हैं तो यह बादलों से निकलकर नीचे जमीन पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण या वर्षा कहा जाता है। विशेष रूप से ठंडे मौसम या बेहद कम हवा के दबाव में पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ या ओलों के रूप में गिरती हैं। यह जलचक्र हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। जलचक्र के प्रभाव। जलचक्र का जलवायु पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होगी। जलचक्र के वाष्पीकरणीय शीतलन प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान में भारी वृद्धि होगी। जलचक्र अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों का भी एक अभिन्न अंग है। जलचक्र पृथ्वी पर सभी जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जलचक्र को स्वच्छ वायु के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए वर्षा की प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प को धूल के कणों से जुड़ना पड़ता है। प्रदूषित शहरों में बारिश की बूंदें धूल उठाने के अलावा बादलों से गिरते समय पानी में घुलनशील गैस और प्रदूषक भी उठाती हैं। बारिश की बूंदें बैक्टीरिया और औद्योगिक कालिक के कणों और धुएं जैसे जैविक एजेंटों को लेने के लिए भी जानी जाती हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने वीडियो देखा और आपको अब समझ में आ गया होगा कि जलचक्र किसे कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको लेकर के मैंने एक मुहिम शुरू किया है कि ऐसे छोटे छोटे शब्द को लेकर के वीडियो बनाया जाए AI की मदद से और आपको समझाने में ये मदद की जाए। इसीलिए वीडियो को मैंने ऐड किया। हमें पूरी आशा है कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना इस चीज़ को, ठीक है? कि समझ में आपको ये बात आया कि नहीं आया, ठीक है? इससे हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है, ठीक है? लिखा है कि मनुष्य, आगे बढ़ते हैं, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है। जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर, यही सब जल को ज़्यादा प्रदूषित करने में और ज़्यादा जल उपयोग करने में बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, ठीक है? तो ये बताया गया है। जल बाजार भी है, जल बिक्री होती है शहरों में। अब जल पीने के लिए खरीदा जाता है, ठीक है? जल संरक्षण उपलब्धता की समस्याएं क्या हैं? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र विश्व का जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण समस्या का सामना कर रहा है।
ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो जल क्यों होता है अभाव, समस्या और जल का कहाँ कहाँ पर यह समस्या है, इस पैराग्राफ पे आपको समझाया गया है। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। आप राजस्थान में देखो, महिलाएं दूर दूर तक जाती हैं और तब उनको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने के बाद तब उनको एक घड़ा पानी मिलता है और तब उस पानी को लेके आती हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि पानी का महत्व क्या होता है। ठीक है, इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथा इसका जो है अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में जो है औद्योगिक बहिर्वास जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इन्हीं कारणों का जल प्रदूषित होता है। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं, पीकड़नाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पुनः बहिर्स्रोतों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सब उपाय करके हम जल को प्रदूषित से उपयोग करके बचा सकते हैं। यहाँ देखो, एक स्प्रिंकल सिंचाई की जा रही है। इस माध्यम से भी हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। पौधों को पानी भी मिल रहा है और पानी की बचत भी हो रही है। ये भी जल संरक्षण का एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। ठीक है, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। याद रखना, जो ग्राउंड वाटर है उसको भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकल सिंचाई करना अधिक प्रभावी होता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर जो है वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोग की जाती है। सिंचाई की इन विधियों को अपना करके बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई हैं। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल संरक्षण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब है कि छत के जल को भी बचाया जा सकता है, भौम जल का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में देख लेते हैं। तो स्कूल के बच्चे जो है हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे, इसकी कहानी बताई गई है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर एक भूमिका बनाई गई है। प्राकृतिक वनस्पति जो होती है और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में होते, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो ये आपका वायुमंडल या स्थल मंडल और ये जलमंडल, ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसी को जैवमंडल कहा जाता है। इसी में जीवन संभव हुआ है। ठीक है, लिखा है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। या जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इनमें से आप कुछ और को जोड़ सकते हैं। तो पौधों के सब उपयोग हैं, इनको आपको जानना होगा। ठीक है,
इसके बाद है जो है वन्य जीव। जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जो है जीव रूप आते हैं। उनमें से हमें दूध, मांस, खाल और आदि प्राप्त होता है। कीट और मधुमक्खियां हमें शहद देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है फलों के परागण में मदद करती हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियां भी। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक होते हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक शोधक होते हैं। तो जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको खा करके ये जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। कौन? गिद्ध। इसलिए प्राणी चाहे वो बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। सबका अपना महत्व है, इस चीज को हमें समझना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विभिन्न जो प्राणी हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिसे किंग फिशर एक ये आप देख सकते हैं, तो ये भी सब वन्य जीव हैं और इन सब का अपना महत्व है। इसलिए किसी भी जीव को मारना जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो है वो पर्यावरण के साथ हस्तक्षेप करना है, याद रखना। आप लोग जब बचपन में थे तो देखा होगा बचपन में गिद्ध आपको ज़्यादा दिखाई देते थे। आज गिद्ध मर चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं। क्यों? तो भारतीय महाद्वीप में जो पशुओं के उपचार के लिए एक जो है क्वेश्चन IAS में आया हुआ है, डिक्लोफिनेल नामक एक दवा होती थी। इसके अलावा ये 2 दवाएं ऐसी हैं जो पशुओं को दर्द जब होता था तो ये दवा लगाई जाती थी। इस दवा का उपयोग का जो असर कहाँ गया? जानवरों में। और जब जानवरों को इन गिद्धों ने खाया तो गिद्धों की किडनी खराब हो गई और किडनी खराब होने से ये सारे गिद्ध मरते चले गए। तो इस दवा के बारे में भी UPSC और BPSC और UPPCS में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना होगा। लिखा है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो प्राकृतिक वनस्पति का अगर हम वितरण की बात करें तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को आप 4 वर्गों में बांट सकते हैं: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। इसी को हम लोगों ने क्लास 7 के NCERT में भी अच्छे से देखा था। ठीक है, आगे यहाँ देखो, यहाँ दिया है वन में जो है एक अजगर दिया है। ये भी अपने आप में एक जो है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे जो है विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं। गुल्म को झाड़ी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वृक्ष क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को जो है हटाने के लिए इन पौधों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, मतलब गद्देदार होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है, जिसे हम काई कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनमें कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण बहुत जरूरी है। आप यहाँ पहले एक चित्र देख सकते हैं। ये सुनामी जब आई थी तो निकोबार में जो है वन को क्षति पहुंचा दिया था। आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भी वन को क्षति पहुंचाती हैं, वन्य जीवों को मारती भी हैं। ठीक है, और मानव भी शिकार द्वारा करता है। तो वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दनावल मतलब होता है जंगलों में आग लगना, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक
अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या नष्ट हो रही है। ठीक है, तेजी से कमी आ रही है। पशु खाल के लिए, चमड़ा के लिए नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, घड़ियाल, घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जल संरक्षण के लिए और क्या काम करते हैं, ये भी याद रखना कि ब्लैक बक क्या होता है। ये एक जो है हिरण की प्रजाति है। वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल बायो रिजर्व हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियां, झीलों, आर्द्र भूमियों का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है। इसका मतलब हमें हर चीज का संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा है, यद्यपि यदि प्रजातियों की अपेक्षा संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रह सकता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें और भविष्य में संरक्षण कर सकें। ठीक है, यहाँ लिखा है शब्दावली है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक आवास होता है, जिसे हम राष्ट्रीय पार्क या उद्यान कहते हैं। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध घोषित किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जो है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा जो है, इसे पौधे और जंतु की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, जैवमंडल निश्चय क्या होता है, जिसे हम बायो रिजर्व कहते हैं, तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। इसको भी आगे चैप्टर में अच्छे से मैं समझाऊंगा। यहाँ पर एक जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया, जहाँ हाथियों का एक झुंड है, वन्य जीव है, और ये जो है काजीरंगा कहाँ पर है, आसाम में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जानते हैं तो जो CITES है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा न हो। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 और पौधों की 28,000 प्रजातियां संरक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड और एलो कुछ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो मतलब है ये संस्था जो है पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए काम करती है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं अस्त्राकृति या फिर जो है जलवायु या फिर जो है आपका समय, कोई भी हो सकता है। भूमि निम्नीकरण के 2 मुख्य कारक क्या हैं, तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, क्योंकि भूमि का हम उपयोग कई तरीकों में करते हैं। किन्हीं 2 सोपानों का नाम बताइए जिसे सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है, तो प्राकृतिक आपका राष्ट्रीय पार्क हो गया, उद्यान हो गया। जल संरक्षण के 3 तरीके क्या हो सकते हैं, तो आपका समुच्च रेखीय कृषि हो सकता है। भूमि संरक्षण के भूमि का जो जल होता है उसको संरक्षित किया जा सकता है। मृदा जल को प्रदूषित करके रोका जा सकता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो मृदा का गठन ये नहीं है, जैव पदार्थ और समय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन होता है, वेदिका कृषि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल
नहीं है। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल कौन सा नहीं है, तो याद रखना उसमें कौन सा है। जैसे बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। दूसरा, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, तो हो सकता है। खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन इसको आप देख करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।